राजस्थान के नागौर जिले के तेजासर गांव के एक खेत के अंदर एक 28 वर्ष युवान की लाश मिली थी, जिसको देखकर पुलिस वाले और मीडिया वाले दोनों सदमे में चले गए थे। ये 28 वर्ष पुरुष था सहदेव। इसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि एक अनुभवी पुलिस अधिकारी भी हैरान था। और जब डॉक्टर के पास शव पहुंचा तो उसका भी पोस्टमार्टम करने से पहले हाथ कांप गया था, क्योंकि शरीर पर कई जगह पर फ्रैक्चर थे और गला दबाने का साफ साफ निशान दिख रहा था। और इतना ही नहीं, से पहले सहदेव के साथ जो बेरहमी की क्रूरता की गई थी, उसका निर्जीव शरीर उसका साफ सबूत दे रहा था। और जब एक केस मीडिया के अंदर बाहर आया तो उसने न सिर्फ राजस्थान को लेकिन पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि प्रेम के नाम पर किया गया एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसकी कोई शर्म सीमा नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय। आप देख रहे हैं मिस्टर क्रॉप्टे का स्पेशल केस। वो बोलते थे आप दोनों को हम मार डालेंगे, आपको साथ नहीं रहने देंगे। संजय भाकर राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव से आता था। 28 वर्षीय सहदेव एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर शिक्षक के रूप में काम करता था। वैसे देखा जाए तो मध्यम वर्ग की तरह ही उसकी जिंदगी भी सामान्य चल रही थी और 2018 में उसने चंदा नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी, लेकिन पारिवारिक समस्याओं की वजह से उसका रिश्ता कुछ ही साल चला और 2024 के अंदर दोनों के बीच मतभेद हो जाने की वजह से उन दोनों ने कोर्ट की सहायता से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। अब देखा जाए तो सहदेव की जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से चल रही थी, लेकिन 2024 में जैसे उसका डिवोर्स हुआ कि उसकी लाइफ में करिश्मा चौधरी नाम की 20 साल की एक लड़की आती है और वहीं से ही सहदेव की जिंदगी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। करिश्मा चौधरी नागौर जिले के धारणा गांव की रहने वाली थी। करिश्मा जब सिर्फ 11 साल की थी तभी उसकी चैनाराम नाम के व्यक्ति के साथ शादी हो चुकी थी, यानी कि करिश्मा का बाल विवाह हुआ था। लेकिन जब करिश्मा समझदार और 20 साल की हुई तब उसको शादी मंजूर नहीं थी। वो चाहती थी कि वो नर्सिंग की अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसी फील्ड के अंदर वो आगे बढ़े और अपना भविष्य वो खुद अपने पैरों पर खड़ा करे, जिसकी वजह से उसने शादी का पहले से इनकार कर दिया था। लेकिन एक तरफ उसका परिवार इज्जत की वजह से मानने के लिए तैयार नहीं था। अब करिश्मा 2024 के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर आगे की नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है और वहीं पर वो सहदेव से मिलती है। सबसे पहले उन दोनों के बीच दोस्ती होती है और करिश्मा को भी बाल विवाह जैसी समस्या के सामने लड़ने के लिए सहदेव जैसे एक व्यक्ति का सहारा मिल जाता है और फिर इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और दोनों लिविंग के अंदर रहने का फैसला करते हैं। और सितंबर 2024 के अंदर वो दोनों घर छोड़कर जयपुर के अंदर लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। अब पहले तो इन दोनों ने ही लिविंग में रहने का ही फैसला किया हुआ होता है, लेकिन सहदेव ने पहले से अपनी पहली पत्नी चंदा से 2024 के अंदर कोर्ट का डिवोर्स लिया हुआ होता है और करिश्मा तो पहले से बाल विवाह के सख्त खिलाफ होती है, उसको यह विवाह मंजूर नहीं होता। तो दोनों कोर्ट का सहारा लेते हुए शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। अब सहदेव और करिश्मा के शादीशुदा वाले रिश्ते से करिश्मा के परिवार को बहुत दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसने करिश्मा को समझाया भी। और करिश्मा की बहन ललिता ने करिश्मा के साथ बात करते हुए कहा कि तुम घर पर आ जाओ, लेकिन करिश्मा ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और करिश्मा का परिवार यही कहता था कि तुम सहदेव के साथ, जो कि पहले एक शादी कर चुका है, ऐसे शादीशुदा मर्द के साथ मत रहो। लेकिन जब करिश्मा के परिवार को पता चला कि उन दोनों के बीच भी कोर्ट की सहायता से ही शादी हो चुकी है, तो करिश्मा के परिवार ने करिश्मा को और सहदेव को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करिश्मा और सहदेव दोनों पुलिस का सहारा लेते हैं और करिश्मा के परिवार के खिलाफ वो शिकायत दर्ज भी करते हैं और दोनों पुलिस के पास अपनी सुरक्षा की भी मांग करते हैं। और करिश्मा पुलिस वालों को कहती है कि हम दोनों को मारने की लगातार धमकियां मिल रही है, जिसकी वजह से आप हमें सुरक्षा दो। अब जब पुलिस के सामने इन दोनों ने सरेंडर किया और शिकायत दर्ज की रही, उसके बाद तो इन दोनों की दिक्कत और बढ़ गई, क्योंकि करिश्मा कहते हैं कि मेरे चाचा ने पुलिस के सामने मुझे थप्पड़ मारा और हमारे घर के आसपास उसकी गाड़ियां भी घूमती रहती थी और उसके बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, यानी कि पुलिस साफ साफ इस पूरी घटना को इग्नोर कर रही थी। लेकिन पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से वो नहीं जानते थे कि किसी की हत्या हो जाएगी। अब 13 जून 2025 के दिन सहदेव नर्सिंग की 2nd ग्रेड की एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। उसके साथ उसका दोस्त हरिंद्र भी था और दोनों खुश थे और सहदेव बहुत खुश था, क्योंकि एग्जाम उसकी बहुत अच्छी गई थी। और करीब दोपहर के 1 बजे हुए होंगे और दोनों अजमेर के बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, क्योंकि वो दोनों घर आना चाहते थे कि तभी सहदेव को करिश्मा की बहन ललिता और उस करिश्मा के जीजा महिपाल दिखते हैं और सहदेव को पहले से कुछ पास हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली होती है। तो हरिंद्र को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको बाद में मिलूंगा। और ललिता सहदेव को बात करने के बहाने कुछ दूर बुलाती है और सहदेव दोनों के साथ बात करने के लिए उसके साथ चला भी जाता है। अब करिश्मा की बहन ललिता और जीजा महिपाल ने
सहदेव को अलग बुलाकर उसको जबरदस्ती एक कार की वैन के अंदर बिठा दिया और उसको अगवा कर लिया। और इस कार वैन को चलाने वाले का नाम भी कैलाश था, जो कि इस वैन का वो ड्राइवर था। अब उस वैन को और सहदेव को अगवा करके नागौर जिले के तेजासर गांव, जो कि सहदेव का एक गांव था, वहां पर एक सुनसान इलाके के अंदर ले जाया जाता है। और वहां पर करिश्मा का आधा परिवार पहले से ही मौजूद होता है। वहां पर करिश्मा के सासा रामकिशोर और करिश्मा के पिता बस्तीराम भी मौजूद होते हैं। अब 14 जून 2025 यानी कि सहदेव को गायब हुए करीब एक दिन बीत गया था और दोपहर को सहदेव के पिता रामदेव भी एक अजमेर के लोकल पुलिस थाने के अंदर जाते हैं और वहां पर सहदेव की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के करीब 3 या 4 घंटे के बाद ही पुलिस को एक अनजान खेत के अंदर एक अनजान लाश मिलती है, जो कि करीब सहदेव की बॉडी से सेम टू सेम मिलती हुई होती है, जिसकी उम्र भी करीब 25 या 30 साल की ही लगती है। अब पुलिस सहदेव के पिता रामदेव को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी की पहचान कीजिए। सहदेव के पिता रोते रोते उसकी बॉडी की पहचान करते हैं और कहते हैं कि हाँ, यह बॉडी मेरे बेटे सहदेव की है। अब जब ये बात मीडिया तक पहुंचती है तो पूरा राजस्थान हिल जाता है। सबके दिलों में गहरी खाई होती है कि एक युवा लड़के की लाश एक खेत के अंदर क्यों मिली, और इस पूरी घटना को मीडिया जोर शोर से दिखाना शुरू कर देती है। और सबसे गहरी खाई तो करिश्मा के दिल और दिमाग पर लगी हुई होती है। करिश्मा अपने परिवार के खिलाफ ऑनर का भी चार्ज लगाती है। मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। और इस बात को आप थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि आगे कुछ ऐसा ही होता है। 14 जून को जब सहदेव की बॉडी मिली, उसके बाद ही सहदेव की खबर आने के साथ करिश्मा दिलो दिमाग से पूरी तरीके से टूट गई थी, ओवर थिंकिंग करने लगी थी और लगातार मीडिया के अंदर वो एक ही अपील कर रही थी कि मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा मिले। और उसकी ओवर थिंकिंग एक वक्त पर इतनी बढ़ गई कि सहदेव के मृत्यु के 12 दिन के बाद ही, यानी कि जो उसकी कर्मकांड की विधि होती है उसके एग्जैक्ट 12 दिन के बाद 26 जून को करिश्मा ने सहदेव के घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और जब करिश्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पूरा भारत एक दर्द की छाया में धकेला गया, क्योंकि करिश्मा प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी मानसिक स्थिति के चलते अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो चुका था। अब मीडिया कवरेज पहले से इस केस को कवर कर रही थी तो और ज्यादा हंगामा बढ़ गया और पुलिस पर भी प्रेशर आ गया था कि आप जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करो, क्योंकि आरोपी सब नजर के सामने थे और वो थे करिश्मा का पूरा फैमिली। अब जब पुलिस ने अपराधियों को पकड़ना शुरू किया तब पता चला कि इस मामले के अंदर करिश्मा के परिवार के रिलेटेड के कुल 9 सदस्य थे, जिसके अंदर मुख्य अपराधी था करिश्मा के सासा रामकिशोर चौधरी, जिसने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी। और उसकी प्लानिंग करिश्मा लिविंग के अंदर रहने गई थी तब से ही शुरू हो गई थी, यानी कि पिछले 9 महीनों से और सहदेव के पीछे लगा हुआ था। सहदेव को अगवा करने से लेकर सहदेव को की पूरी प्लानिंग रामकिशोर चौधरी की ही थी। और उसके बाद उसके पिता यानी कि बस्तीराम चौधरी भी इस पूरी प्लानिंग के अंदर शामिल थे। वो ऊपर से इस पूरी प्लानिंग के अंदर नजर रख रहे थे। अब अपनी बेटी की खुशी बस्तीराम चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और सबसे बड़ा विक्टिम कर तो करिश्मा की बहन ललिता चौधरी ने खेला था, क्योंकि वो करिश्मा का विश्वास भी जीत रही थी और साथ ही धोखा भी दे रही थी। जब से करिश्मा घर छोड़कर गई थी तब से ही ललिता ने उसका विश्वास उसके साथ बनाए रखा था और कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सहदेव की लगातार डिटेल्स जानती रहती थी और करिश्मा भी अपनी बहन को पूरी डिटेल बताती रहती थी। जब सहदेव अजमेर एग्जाम देने के लिए गया वो बात भी ललिता ने ही अपनी बहन करिश्मा से जानी थी और करिश्मा ने उसका एड्रेस दिया था। और साथ ही करिश्मा का जीजा यानी कि महिपाल ललिता का पति किडनैपिंग के अंदर शामिल था, यानी कि मुख्य 4 अपराधी थे। बाकी छोटे मोटे 9 अपराधी आपको स्क्रीन पर उसके फोटो होगे तो फोटो या नाम मैं आपको ऐड कर दूंगा। खैर दोस्तों, अब आता है सबसे सेंसिटिव पॉइंट, यह हमारा बिना एडिटिंग किया हुआ पॉइंट। आज भी हम 21वीं सदी के अंदर जीते हैं, लेकिन प्यार को तुच्छ नजर से ही देखते हैं। आज के जनरेशन के लड़के लड़की को हम इसी नजर से देखते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि घर से भागना एक बहुत गलत फैसला है, लेकिन मैं बाल विवाह का भी विरोध करता हूँ। अगर करिश्मा का परिवार उसको बाल विवाह का प्रेशर नहीं बनाता तो करिश्मा शायद सहदेव का सहारा ही ना लेती, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसीलिए उसने शायद सहदेव का सहारा लिया था। बाकी कई सारे लोग कहते थे कि प्यार के अंदर हमने आज जान जाती हुई नहीं देखी, यानी कि इस जनरेशन के अंदर। उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कहना कि आज भी ऐसे करिश्मा जैसे लोग शामिल है जो प्यार के अंदर अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। बाकी प्यार कोई अपराध नहीं है, उसको 21वीं सदी के अंदर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्यार एक पवित्र रिश्ता है। उसे ऐसे करके या ऐसे मामलों के साथ जोड़कर प्लीज गंदा ना करे। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखे और खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और सेफ रहिए। थैंक यू।